तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पूरे दिन नेशनल न्यूज़ चैनल पर साहिल और साक्षी की ही खबर है, कल से लगातार चल रही है। कल पहला दिन था, मैंने जो भी अपडेट था आपको दिया, लेकिन अब पूरी कहानी साहिल और साक्षी की क्या थी, इस तरीके से उसने क्यों ये कत्ल किया, लोग क्यों तमाशा देखते रहे, कोई आगे क्यों नहीं आया, और इस कत्ल के पीछे की कहानी क्या है, कत्ल के बाद साहिल ने क्या किया, वो सारी कहानी आज आपके सामने है। असल में साहिल 27 मई यानी कि कत्ल करने से लगभग 24 घंटे पहले ही यह तय कर चुका था कि उसको साक्षी को मारना है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि 27 मई की रात करीब 8 से 9 बजे के दरमियान झबरू नाम का एक लड़का, जो उसी इलाके में शाहबाद डेरी इलाके में रहा करता था, उस झबरू को साहिल ने फोन किया और इसके बाद उसे बुलाया कि मिलना है तुमसे। अब जो झबरू नाम का ये लड़का है, दरअसल ये रहता उसी इलाके में, और ये जो साक्षी है उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और साक्षी उसे भैया बुलाती है। 27 मई को दिन में साक्षी ने झबरू से कहा कि साहिल, जिसको झबरू भी जानता था, वो मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरा पीछा करता है, और आप उसे थोड़ा समझाओ कि मेरा पीछा छोड़ दे। इसी के बाद झबरू ने पहले फ़ोन किया था, फिर बाद में साहिल ने किया, और झबरू ने कहा कि तुम क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हो, उसकी रास्ते और ज़िंदगी दोनों से हट जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। झबरू के इस फ़ोन के बाद ही फिर इन दोनों की मुलाकात हुई, रात करीब 8 बजे के, 27 मई की बात हुई। और फिर झबरू ने उससे कहा कि अगर तुमने साक्षी को तंग किया या परेशान किया तो फिर अंजाम बुरा होगा, तुम देख लेना। और ये कहकर वो चला गया। जब झबरू वहां से लौटा तो जो साहिल ने पुलिस को बयान दिया है उसमें यही कहा है कि जब झबरू ने उसे धमकी दी कि वो साक्षी की जिंदगी से हट जाए, तो उसे लगा कि कहीं झबरू उसे मारे नहीं, इसलिए उसने कहा कि जिस लड़की के लिए वो मुझे धमकी दे रहा, उससे पहले ही उस लड़की को ही रास्ते से हटा देता हूँ। और 27 मई की रात को ही साहिल ने फैसला कर लिया कि वो साक्षी को मारेगा। अब 28 मई यानी 24 घंटे के बाद की तारीख आती है। 28 मई की रात उसे मालूम था कि जो साक्षी है वो कहाँ है इस वक्त, और कहाँ जाएगी और किस रास्ते से जाएगी, अपनी दोस्त नीतू के घर। लेकिन जिस जगह पर वो ये कत्ल करता है, उसी जगह पर उससे कुछ मिनट पहले का भी अब एक नया वीडियो सामने आया। वो वीडियो दिखाने लायक है। उसमें हो ये रहा है कि साहिल आकाश नाम के एक लड़के के साथ उसी जगह पर जहां पर उसने उसके कुछ मिनट के बाद साक्षी को मारा, वहां बातचीत कर रहा है, और सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों कैद हो चुके हैं। सेम स्पॉट है जहां पर कत्ल हुआ है, लेकिन कत्ल से कुछ देर पहले ये दोनों बात करते हैं, और उसके बाद वहां से फिर आकाश चला जाता है। साहिल वहीं रुकता है, और लगभग उसके कुछ मिनट के बाद ही फिर अचानक कैमरे में एंट्री होती है साक्षी की, और फिर साहिल उस पर भड़कता है, और पहले से ही जो उसके पास खंजर था उससे एक के बाद एक उसको वार करता है, और वो सारी कहानी आपको बताई। फिर जब उसे यकीन हो जाता है कि अब साक्षी ने दम तोड़ दिया, तब वो वहाँ से निकलता है। अब कत्ल करने के बाद साहिल क्या करता है, उसे मालूम था कि साक्षी और इस मोहल्ले के कुछ लड़कों को उसके और साक्षी के रिश्ते के बारे में पता है। उसे ये भी पता था कि उसने साक्षी को धमकी दी है, और साक्षी ने झबरू नाम के एक लड़के के जरिए उसको धमकी दी है। तो जब साक्षी की मौत की खबर फैलेगी तो उसके इस रिश्ते और झगड़े की बात भी फैलेगी, और पुलिस उसके घर तक जरूर जाएगी। और वो रहता था उसी इलाके में जिस इलाके में साक्षी रहती थी। तो कत्ल के बाद वो घर नहीं जाता, वो वहाँ से सीधे निकलता है, और खंजर अब भी अपने पास छुपाया हुआ है। वहाँ से एक रिठाला इलाका है दिल्ली में ही, वहाँ जाता है। रिठाला में एक सुनसान जगह पर वो चाकू से सना खंजर निकालता है, और उसको वहाँ एक जगह पर फेंक देता है ताकि सबूत पुलिस के हाथ न लगे। अब रिठाला में चाकू फेंकने के बाद, चूँकि रात उस वक्त करीब 9:30 का वक्त हो चुका था, अब वो सोचता है कि वो क्या करे। घर जाएगा तो पुलिस आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर अंदर कत्ल की बात फैल जाएगी। तो अपना घर जाने का इरादा छोड़ देता है,
और रिठाला से अब वो सीधे एक बस पकड़ता है और पहुंचता है बस अड्डे। बस अड्डे आने के बाद अब वो बुलंदशहर की एक बस में बैठता है। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली से बुलंदशहर। बुलंदशहर में साहिल की बुआ रहती है, उसके फादर की बहन। तो अब वो बस में बैठता है, लेकिन उससे पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। उसे ये तक पता था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, कि मोबाइल फ़ोन से भी उसको ट्रेस किया जा सकता है। उसे पूरी जानकारी थी, पूरा शातिर था वो। तो मोबाइल को बंद कर देता है ताकि उसका लोकेशन ट्रेस ना किया जा सके। फिर उसे ये भी पता था कि क्या पता बंद मोबाइल से भी पुलिस उस तक पहुंच जाए। तो उसने इतना ध्यान रखा और इतना शातिर कि उसने कुछ दूरी के बाद, वो बस डायरेक्ट बुलंदशहर जा रही थी, लेकिन वो आधे रास्ते से बस से उतर जाता है। थोड़ी देर तक इधर उधर टहलता है और फिर एक दूसरी बस का इंतज़ार करता है। फिर वो दूसरी बस में बैठता है जो बुलंदशहर जाने वाली थी, और ये बुलंदशहर देर रात करीब 1-2 बजे के आसपास पहुंचता है। वहां जाने के बाद जब उसकी बुआ और उसके बेटे पूछते हैं इतनी रात, तो बताता है कि यहाँ एक शादी में गया था, लेट हो गया, तो अब घर जाने की बजाय यहीं आ गया। तो उन्हें भी कोई उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था, और संडे की बात है, या 28 मई की रात। उस वक्त तक न्यूज़ चैनल पर भी ये खबर नहीं थी, सुबह से थी। तो वो रात में ही जाकर आराम से सो जाता है कत्ल करने के बाद, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब सुबह होती है। इधर पुलिस को तब तक देर रात ही सारी कहानी पता चल चुकी थी कि साक्षी का कत्ल हुआ, और सीसीटीवी कैमरा तब तक पुलिस के हाथ में। कैमरे में जो लड़का, उसकी लोगों ने शिनाख्त कर ली, झबरू और वाकी ने, कि ये साहिल है, और साहिल उसका दोस्त, बॉयफ्रेंड। तो साहिल भी उसी इलाके में रहता था, उसके घर का पता ढूंढना मुश्किल काम नहीं था। पुलिस रात को ही, अब देर रात, साहिल के घर पहुंचती है। जाती है, घर में तमाम लोग थे, साहिल गायब, क्योंकि साहिल भाग चुका था, वो पहले ही बुलंदशहर निकल गया था। पुलिस साहिल के पिता से बात करती है। साहिल के पिता भी अनजान। वो घर वाले बताते हैं कि आज शाम को निकला, उसके बाद से लौटा नहीं। साहिल का मोबाइल बंद। अब पुलिस कहाँ ढूंढे? तब पुलिस ने एक काम किया। उसने साहिल के घर में जितने भी लोग थे, उसके फादर समेत, सबके मोबाइल नंबर लिए और उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। मतलब उसको टैप करना शुरू किया कि अगर कोई फ़ोन आता है और वो साहिल का है, तो उसके ज़रिए उसका लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन पूरी रात बीत गई, कोई फ़ोन नहीं आया साहिल का। इस दौरान में और कुछ फ़ोन आए, पर साहिल का कोई फ़ोन नहीं आया। और पुलिस पूरी रात इसीलिए परेशान रही कि वो कहाँ है, इधर उधर ढूंढ भी रही है। दिल्ली में उसके ठिकाने, उसके दोस्तों के, उनसे एक एक करके पूछा गया, बट साहिल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सुबह करीब 10 बजे के आसपास साहिल के फादर के मोबाइल पे कॉल आता है, और ये कॉल उनकी बहन का था, जो बुलंदशहर में रहती है। अब बहन अपने भाई को ये इन्फॉर्म कर रही है और बता रही है, सूचना दे रही है कि साहिल रात घर आया था, तो क्या कहीं शादी थी या झगड़ा कुछ हुआ। अब इधर जब बाप को पता चलता है, और ये बात बुआ बता रही है, और वो फ़ोन पुलिस सुन रही है, तो जैसे ही पुलिस ने सुना कि साहिल बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर है, उसी वक्त ऑलरेडी बहुत सारी सर्च ऑपरेशन में लगी हुई टीम इधर उधर थी। एक टीम को फौरन बुलंदशहर रवाना किया गया, बड़ी खामोशी से। अब घर वालों से बुआ का एड्रेस वैसे ही मिल चुका था। उधर बुलंदशहर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया कि आप खामोशी से ये पता है, और बस नज़र रखें, यहाँ से कोई लड़का भागने ना पाए। उसकी तस्वीर भी भेज दी और कहा हमारी टीम भी पहुँच रही है, और बुलंदशहर की दूरी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो उधर बुलंदशहर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इधर दिल्ली से पुलिस की टीम पहुँचती है बुलंदशहर। लगभग दोपहर का वक्त हो चुका था। साहिल बेखबर घर पे था, लेकिन अब तक कहानी ये हो चुकी थी कि साक्षी की मौत की खबर तमाम न्यूज़ चैनल पर आ चुकी थी, और उस खबर के साथ साथ साहिल की वो तस्वीर सीसीटीवी में चाकू और वो पत्थर मारते हुए जिस विभत्स तरीके से और जिस बेदर्दी से उसने मारा, वो सारी चीज़ें पूरे अब हर न्यूज़ चैनल पर चल रही थी। तब बुलंदशहर तक ये खबर पहुंच गई, लेकिन साहिल की बुआ के अभी तक घर पे ये खबर नहीं थी। उन्होंने न्यूज़ चैनल को देखा ही नहीं था। पर आगे बढ़ूं उससे पहले फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऑडियो बुक पर ऐसी तमाम कहानियां हैं, और उन्हीं में से एक कहानी है द केस दैट इंडिया फॉरगेट। द केस दैट इंडिया फॉरगेट यानी वो केस जिसे देश भूल गया। ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं अदालतों में जो बरसों चले,
और अपने ज़माने में सुर्खियां बटोरी, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीता और हम आप और पूरा देश उसे भूल गया। तो ऐसे ही न भूलने वाले वो केस जिन्हें हम भूल गए, द केस दैट इंडिया फॉरगेट, कुकू एफएम ऑडियो बुक पर है, वहाँ जाएं और ज़रूर सुनें। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स घंटे के कंटेंट्स के साथ ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक है कुकू एफएम ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। दोपहर को दिल्ली पुलिस की एक टीम बड़ी खामोशी से बुलंदशहर पुलिस टीम की मदद से साहिल के बुआ के घर पहुंचती है। घर को चारों तरफ से घेर लेती है ताकि पुलिस के आने की खबर मिल जाए तो वो भागे नहीं। लेकिन इत्तेफाक से साहिल को ये मौका ही नहीं मिलता, उसे पता ही नहीं चलता, और दबे कदमों से पुलिस साहिल के बुआ के घर में एंट्री मारती है और वहाँ बैठे हुए साहिल को दबोच लेती है। इसके बाद जो कागजी खानापूरी थी, चूँकि एक दूसरे स्टेट का मामला था, यूपी, तो वहाँ के लोकल पुलिस को सारी जानकारी देने के बाद उसे पुलिस अपने साथ लेकर आती है, उसका मेडिकल कराती है और फिर उससे पूछताछ शुरू होती है। जब पूछताछ शुरू होती है तो फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। उसकी कहानी ये थी कि वो शाहबाद डेयरी इलाके में एसी और फ्रिज के रिपेयर का काम करता था, मैकेनिक था। कई बार घर घर जाकर लोगों के फ्रिज और एसी ठीक करता। अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत सारे लोग एसी की सर्विस कराते हैं, वो सब कुछ करता था। और इसी मोहल्ले में आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात साक्षी से हुई। साहिल की उम्र करीब 20 साल, साक्षी की उम्र करीब 16 साल। दोनों की मुलाकात हुई, कुछ दिन तक बातचीत हुई। फिर बातचीत के बाद धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज किए और मिलने मिलाने के दौरान दोनों में एक दूसरे से प्यार हो गया। महीनों तक ये रिश्ता चलता रहा। इसी दौरान जब इन दोनों का ये रिश्ता पनप रहा था तब साक्षी ने उसे बताया कि इससे पहले उसकी ज़िंदगी में एक और लड़का था जिसका नाम प्रवीण है, और प्रवीण के साथ उसकी दोस्ती थी, वो उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन प्रवीण से उसका झगड़ा हो गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो प्रवीण को फिर उसने छोड़ दिया। और इत्तेफाक से जब प्रवीण से प्यार करती थी साक्षी, तब उसने उसके नाम का टैटू भी अपने हाथ पर लिखवा रखा था। प्रवीण के बारे में साक्षी के घर वालों को भी मालूम था, लेकिन साहिल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर प्रवीण के साथ अपने ब्रेकअप की खबर खुद साक्षी ने साहिल को बताई। दोनों साथ साथ अपना वक्त काटने लगे। लेकिन इसी दौरान, अभी इसी मई की बात है, शुरुआती हफ्ते, पहले हफ्ते में साहिल को पता चला कि साक्षी फिर से प्रवीण से मिलजुल रही है, उससे बातें कर रही है मोबाइल पर। अब चूंकि प्रवीण के बारे में उसे पूरी जानकारी मालूम थी कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, अब लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो दोबारा आ रहा, दोबारा ये उससे बात कर रही है, ये बात उसे बहुत बुरी लगी और उसने उससे इस बारे में बात की। तो उसने कहा, नहीं दोस्त है, हम सिर्फ यूं ही बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब साहिल के मन में ये शक घर कर गया कि वो प्रवीण उसकी ज़िंदगी में दोबारा लौट रहा है और वो अब उसको इग्नोर कर रही है, और ये बातें अब उसे बुरी लगने लगी। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। कई बार जब झगड़ा हुआ तो साक्षी ने उससे कहा कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी ज़िंदगी, हमारे रिश्ते खत्म। तो यहाँ उसने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन साहिल अब उसके ऊपर सनक सवार था कि वो उसे कैसे छोड़ सकती है। शायद उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। और इसी के बाद अब वो लगातार उसको धमकाता रहा, टॉर्चर करता रहा मिलने के लिए। लेकिन साक्षी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने कहा कि नहीं, अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब वो उसे ज़्यादा परेशान करने लगा तो साक्षी ने अपनी पहले दोस्त, एक आरती नाम की दोस्त है, उससे शेयर किया। फिर आरती के ज़रिए झबरू तक बात पहुंची, जो उसी इलाके में रहता था और थोड़ा सोशल वर्क टाइप भी करता है। उसने कहा कि भैया मुझे ये लड़का तंग कर रहा है और आप इसे समझाओ। झबरू ने तब 27 तारीख को साहिल को हड़काया बुरी तरीके से और कहा कि तू उसकी ज़िंदगी से हट जा, वरना अंजाम बुरा होगा।
साहिल को लगा कि हो सकता है झबरू उसे मार डाले, और इसीलिए उसने कहा कि इससे पहले कि झबरू उस पर हमला करे, मैं उस जड़ को ही ख़त्म कर देती हूँ जिस जड़ की वजह से ये मुझ पर हमला करेगा। और तभी उसने 27 मई की रात ये फैसला किया कि वो साक्षी को मार डालेगा। और फिर 28 तारीख को पूरी प्लानिंग के साथ वो पहले से एक चाकू अपने साथ लेकर आया, और उस गली जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ उसी गली में ज़्यादातर वो मुलाकात किया करता था। झबरू से भी वहीं मिला, आकाश से भी वहीं मिलता था, क्योंकि वो रास्ता उसके घर की तरफ भी जाता था और उसका एक रास्ता जो है वो साक्षी की तरफ भी जाता है घर के। तो उसे मालूम था कि साक्षी निकलेगी, और उससे कुछ देर पहले ही साक्षी अपनी दोस्त आरती के साथ मार्केट में गई थी घर से बाहर, और उसे यह भी पता था कि वो आरती के साथ मार्केट में गई है तो गुजरेगी इसी रास्ते से, और उसी रास्ते पर वो खड़ा होकर इंतजार करने लगा रात करीब 8:30 बजे से ही। और आखिरकार 10-15 मिनट के इंतजार के बाद 8:45 या 46 मिनट पर जब आरती ने साक्षी को छोड़ा और दोनों सहेलियां अलग हुई, साक्षी वहां से निकली और नीतू के घर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसी गली के एक मोड़ पर उसे टकरा जाता है साहिल, और फिर शुरुआत में झगड़ा, और उसके बाद वो खंजर निकालता है और एक के बाद एक साक्षी पर वार करना शुरू कर देता है, और साक्षी दम तोड़ देती है। और इस दौरान करीब 17 लोग आसपास से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं करता है। तो साहिल अब पुलिस की हिरासत में है। 2 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई है। पुलिस रिठाला पहुंची, वहां से वो खंजर भी बरामद कर लिया। पुलिस जो बुलंदशहर में जहां थे वहां भी तमाम लोगों के बयान लिए। जो विटनेस थे आरती, जिससे आखिरी बार साक्षी मिली थी 28 मई की रात को, उसका भी बयान दर्ज हो गया है। झबरू की जो बात हुई थी साहिल से, झबरू का भी बयान दर्ज हो गया है। आकाश जो आखिरी वक्त में मिला था कत्ल से कुछ देर पहले और जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है, उससे बात हुई, उसका भी बयान दर्ज हो चुका। और आकाश का ये है कि जिस वक्त वो उससे मिल रहा था तब उसे ये सब पता नहीं था कि वो साक्षी का कत्ल करने वाला है, और वो उससे मिला और वहां से निकल गया, और उसके निकलने के बाद ही ये कत्ल होता है। ये कैमरे में भी कैद है। तो तमाम लोगों के बयान ले लिए गए हैं, लेकिन साक्षी के घर वाले अब भी अपने इस बयान पर कायम है कि उन्हें साक्षी और साहिल के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और कभी साक्षी ने यह बात बताई भी नहीं थी। तो अब पुलिस 2 दिन की हिरासत में अपने पास साहिल को रखे हुई, और इन 2 दिनों में बाकी जितने भी और सवाल हैं जो कुछ इस केस से जुड़े हुए, उसे साहिल को से उगलवाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो भी हुआ बेहद अफसोसनाक, और कम से कम तस्वीरें तो देखकर आदमी कोई भी बेचैन हो जाए। तो ये थी पूरी इनसाइड स्टोरी कि साहिल और साक्षी की कहानी थी क्या थी, कत्ल से पहले क्या हुआ और कत्ल के बाद क्या कुछ हुआ, फिर वो कैसे पकड़ा गया। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन अपना सिलसिला शुरू करूं उससे पहले वही, आज संदीप चौहान इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संदीप साहब। इसके अलावा मीनाक्षी, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी, और ये अनुराग सिंह की बहन है। साथ ही काजल तोमर हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं और इनकी शादी है आज, तो बहुत बहुत बधाई। और अंकित तोमर ने भेजा है। इसके अलावा अजीत वर्मा बस्ती से इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद मुर्शिद, थैंक यू सो मच आपका। ललित कोहली, और इन्होंने मुझे कहा कि आप और मेहनत क्या कीजिए। जी बिल्कुल ललित साहब, ज़रूर करता हूँ मैं। मकवाना नितिन एक कहानी की फरमाइश की है। अंकित मिश्रा, इसके अलावा आनंद सिंह एक कहानी की फरमाइश की है। प्रिंस भारद्वाज इन्होंने कहानी की फरमाइश की। और जो बात भूल गया वो ये कि कल आईपीएल का फाइनल, और मुझे लगता है कि आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा फाइनल नहीं हुआ कि आखिरी गेंद तक पता नहीं था कि चैंपियन कौन बनेगा। जिस तरीके से आखिरी 2 गेंदों पे 10 रन, और उससे पहले की 4 गेंदें जो मोहित ने डाली वो चारों गेंद लाजवाब, तो उसके बाद ऐसा ही लग रहा था कि शायद अब आखिरी 2 गेंद पर 10 रन बनाना मुश्किल है। और अगर आप लोगों ने देखा हो लाइव मैच, तो डगआउट में बैठे धोनी के चेहरे को देखकर भी यही लग रहा था, बल्कि उन्होंने तो आखिरी गेंद पर आंखें ही बंद कर ली थी, क्योंकि मोहित जिस तरीके की स्विंग और जिस तरीके की गेंद कर रहे थे, 2 बाउंड्री बैक टू बैक मारना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन 5वीं गेंद जडेजा ने उनके जोन में आई और छक्का मारा। अब सारा मामला था आखिरी गेंद पर, और आखिरी गेंद पे चौका चाहिए था 1-4, क्योंकि 2 रन से भी मामला बनता नहीं। 3 पे हो सकता था कि मैच सुपर ओवर में चला जाए, लेकिन 3 रन दौड़ कर बनाना मुश्किल था। और मोहित शर्मा की बदनसीबी थी,
उन्होंने गेंद डालने की बहुत सही कोशिश की थी यॉर्कर, पर इत्तेफाक से वो लेग साइड पर एक यॉर्कर की जगह फुल टॉस बन गई और जडेजा ने उसका सही इस्तेमाल किया और लेग साइड में खेलकर 4 रन लिए और इस तरीके से 5वीं बार चेन्नई चैंपियन बन गई। तब मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग ये दोनों ही इकलौती ऐसी 2 टीमें हैं जो सबसे ज़्यादा बार आईपीएल यानी 5 बार दोनों जीत चुकी हैं। और अब सबसे कामयाब कैप्टन में रोहित शर्मा अगर जीतने के हिसाब से जाएं तो रोहित शर्मा और धोनी हर कोई चाहता था कि ये आईपीएल जीते, उसमें मैं भी शामिल था। हालांकि कल 3:30 बज गए क्योंकि मैच खत्म हुआ, उसके बाद प्रेजेंटेशन में काफ़ी टाइम लगा, बहुत सारे अवार्ड थे, लेकिन जब इतना मैच पूरे 70 दिनों तक अगर देखा तो आखिर में धोनी को कप उठाते हुए या फिर धोनी का जो भाषण है वो ना सुने तो बेकार है, तो उस चक्कर में 3:30 बज गए। और सबसे अच्छी तस्वीर कल रात ये देखने को मिली, जो धोनी हमेशा ऐसा करते हैं कि जब आईपीएल ट्रॉफी उठाने की बारी आई तो उन्होंने अपने अंबती रायडू को आगे बुलाया, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर रखा था कि उनका आखिरी आईपीएल है, और उनके हाथ से ट्रॉफी उठाई। और ये शुरू से आप देखेंगे जब ट्रॉफी की बारी आती है, मैच तक ठीक है, जब कप जीतने और उठाने की बारी आती है तो धोनी सबसे पीछे चले जाते हैं कतार में, और जितने नए लड़के हैं वो सब आगे होते हैं। एक अच्छे कैप्टन की यही निशानी होती है। तो बहुत बहुत बधाई चेन्नई सुपर किंग को। और गुजरात टाइटंस ने वाकई बेहतरीन खेल खेला। आखिरी के अगर 2 गेंदों को छोड़ दें तो ये मैच किसी भी तरफ जा सकता था। और गुजरात की टीम, मुझे लगता है जो हार्दिक पांड्या, वो भी मुझे कैप्टन कूल जैसे ही नज़र आते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, तो अच्छा है फ्यूचर के लिए भी। और मैं जैसा पहले भी कह रहा हूँ कि शायद आने वाले वक्त में इंडियन क्रिकेट टीम के कम से कम ओडीआई और T20 के हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन कैप्टन होंगे। और अफसोस गिल के लिए भी बेहतरीन इस बार आईपीएल रहा, लगातार अच्छी बैटिंग की। हालांकि कल उनका एक कैच भी छूटा 3 पे, लेकिन फिर 38-39 रन बनाया और बेहतरीन खेलने के बावजूद उनकी टीम जीत नहीं पाई। तो सेट था सब कुछ कि ये आखिरी आईपीएल है, और जो सेट मतलब ये नहीं कि फिक्स, ये कि हर कोई दिल से चाहता था इमोशनली कि धोनी के नाम हो ये, और वही हुआ। तो आईपीएल का आगाज भी अच्छा हुआ और अंजाम भी अच्छा हुआ। अब आईपीएल खत्म तो रात डेली अब सूना सूना सा हो जाएगा। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू एफएम के मजे लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।